मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमको एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। पहले एक्स वाई प्लेन को यहां पे शो कर देते हैं। और ये एक्स वाई प्लेन में वेक्टर हो गया कोई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये आर वेक्टर हमने ले लिया है। एक्स एक्सिस से एंगल क्या फॉर्म कर रहा है ये 30 डिग्री, और ये 90 है ना पूरा। एक्स और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल जो वाई एक्सिस से होगा वो फिर क्या हो जाएगा 60, और जेड एक्सिस से एंगल क्या होगा इसका 90 होगा। ठीक है, जेड एक्सिस से 90 डिग्री एंगल है क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है और जेड एक्सिस इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई प्लेन में कहीं भी कोई वेक्टर खींचो ऐसे ही है, जेड इस तरह से है। तो आप बताओ ये ओपी और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर हुए कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करता हूं, लेट कर लेता हूं आर वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन and makes alpha, beta and gamma angles, vector नहीं, gamma angles with OX, OY and OZ। देन ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से इसके एंगल गामा एंगल ले लिया हमने, एक्स अल्फा बीटा गामा एंगल ले लिया। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई फिर, एक्स एक्सिस से एंगल 30, बीटा की वैल्यू क्या हो गई 60, और गामा की वैल्यू क्या हो गई 90। ओपी वेक्टर का जो एंगल है एक्स एक्सिस से 30 है, तो वाई से 60 और जेड से 90, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में, तो ये अल्फा बीटा गामा हो गए। अच्छा, यूनिट वेक्टर भी है, आर वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर क्या होगा 1। यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस आर वेक्टर होता है, मॉड्यूलस 1 होता है यूनिट वेक्टर का। अच्छा, कोई भी वेक्टर की वैल्यू डीसीएस के टर्म्स में जानते हो फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, नहीं जानते हैं, लिखाया तो है फॉर्मूला। कोई भी वेक्टर अगर डायरेक्शन को साइंस के टर्म्स में लिखना है तो आर वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होगा मॉड्यूलस ऑफ आर ब्रैकेट में कॉस अल्फा इंटू आई कैप कॉस बीटा इंटू जे कैप और कॉस गामा इंटू के कैप। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि ये कई क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे आर वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आर 1, कॉस अल्फा की वैल्यू 30 इंटू आई कैप, कॉस बीटा की वैल्यू 60 इंटू जे कैप, और कॉस गामा की वैल्यू 90 इंटू के कैप। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी 1 का तो इंटू हो गया कॉस 30 √3/2 आई कैप कॉस 60
1/2 जे कैप और cos 90 0 इंटू के कैप। तो यहां से आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई? √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। यही आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये आर वेक्टर आ गया जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा था। एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसमें जेड वो के वाली टर्म नहीं आ रही है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? आई कैप। वाई पे क्या लेंगे? जे कैप। और जेड पे के। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करें। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में भी ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हमको 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट भी निकालना था और वेक्टर कंपोनेंट भी निकालना था। द ओनली डिफरेंस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर गिवन इन अननोन क्वांटिटीज, और वहां पर नोन वैल्यूज थी, डिजिट्स थे, न्यूमेरिकल वैल्यू में था। तो ये मैंने एक वेक्टर ले लिया है जो P और Q को ज्वाइन कर रहा है। इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2। कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट कुछ भी निकालना हो, पहले वो वेक्टर निकाला जाता है। तो यहां पे कौन सा वेक्टर पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा? पी क्यू वेक्टर। और पी क्यू वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। तो इसलिए हमें पहला काम यहाँ पे क्या करना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बना लेंगे। ओपी वेक्टर वैल्यू हो जाएगी x1i प्लस y1j प्लस z1k। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ q, ओ क्यू वेक्टर भी आएगा x2i y2j और z2k। अब पी क्यू वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर वैल्यू रख दी। x2i प्लस y2j प्लस z2k, और माइनस ओपी वेक्टर करना है तो माइनस x1i माइनस y1j और माइनस z1k। आई वाली टर्म, जे वाली टर्म और के वाली टर्म के पेयर बना ले। तो पेयर बनाएंगे तो x2i कैप माइनस x1i कैप, y2j कैप माइनस y1j कैप, z2k कैप माइनस z1k कैप। कॉमन ले लेंगे i कैप, तो x2 माइनस x1, j कैप y2 माइनस y1 और k कैप z2 माइनस z1। ये पी क्यू वेक्टर आ गया, ये वो वेक्टर आ गया जिसके हमको कंपोनेंट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड। तो अब मैं लिखूंगा स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू वेक्टर। क्या होते हैं बताओगे? स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेक्टर के? बोलो। है आई, जे और के कोफिशिएंट होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये कंपोनेंट ऑन x एक्सिस है, ये कंपोनेंट ऑन y एक्सिस है और ये कंपोनेंट ऑन z एक्सिस है। स्केलर कंपोनेंट के बाद क्या निकालना था? और तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड्यूलस ही तो होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट में क्या है फॉर्मूला? आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, अब प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर।
और कुछ तो नहीं पूछा है, ठीक है। और अगर वेक्टर कंपोनेंट भी पूछ लेते देन वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू क्या हो जाते, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप कॉमा y2 माइनस y1 इंटू जे कैप कॉमा z2 माइनस z1 इंटू के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर उसने वॉक किया है। देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। 2 डायरेक्शन में उसने वॉक किया है, डिपार्चर का जो पॉइंट था वहां से वो जहां पर रुक गई है वहां तक का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर के फॉर्म में आएगा। देखो पहले हम एक काम करते हैं, डायरेक्शंस ले लेते हैं, नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब मान लो ये उसका इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, यहां से ओ से उसने चलना शुरू किया, कितना 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक स्केल ले लेते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये क्या है स्केल। तो 1 2 3 और 4, ये पॉइंट हमने ले लिया ए, ठीक है। ये 4 किलोमीटर हो गया यहां तक। इसके बाद 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये नॉर्थ के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया थोड़ा नॉर्थ और वो दिखाने के लिए, ठीक है। अब नॉर्थ से कितना 30 डिग्री, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहां से उसने कितना 30 डिग्री किधर, ईस्ट की तरफ। तो यहां से ये 30 डिग्री ईस्ट ले लिया, ये कितना है ये 30 डिग्री। और अभी वो कहां पर आई, यहां पर बी पर। और ये कितना है डिस्टेंस यहां तक 3 किलोमीटर। तो ए से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कहाँ बी पर। ये यहां पे वो स्टॉप कर दिया उसने, तो ये पॉइंट ऑफ डिपार्चर है और ये फाइनल पॉइंट है। तो ये ओ बी क्या हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, यही तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है उसका। तो ओ बी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इसके लिए एक तो ये डायरेक्शन हम एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे आई कैप माइनस आई कैप इस तरफ, और ये ऊपर क्या हो जाएगा जे कैप, और इधर क्या हो जाएगा ये आई कैप और ये, ठीक है। अब ओ बी वेक्टर फाइंड करना है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है ओ ए और फिर डायरेक्शन कौन से ओ ए और फिर ए बी, ओ ए डायरेक्शन और फिर ए बी डायरेक्शन। तो इसमें ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, तो ट्राइंगल लॉ से ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो अब हमको एक तो ओ ए वेक्टर निकालना है और एक ए बी वेक्टर। जो उसके डिस्टेंस है वो ओ ए कितना है 4 किलोमीटर और ओ बी ए बी कितना है, ए बी 3 किलोमीटर है, नहीं है क्या बताओ। ओ ए 4 किलोमीटर और ए बी
3 किलोमीटर, यही तो कवर किए हैं उसने। अब ट्राइंगल लॉ के लिए ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर निकालिए, कैसे निकलेंगे? तो ओ ए वेक्टर तो क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में कितना, 4 किलोमीटर है ना, तो 4 इंटू माइनस आई, तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, -4i। ठीक है, अब ए बी वेक्टर चाहिए, तो ए बी वेक्टर बनेगा एक उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से और एक वर्टिकल से। तो इसका हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो अब ये ए बी 3 किलोमीटर है, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो ए बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, तो ए बी कॉस 60, और डायरेक्शन ये वाला ऐसे आएगा ना, तो इसमें इंटू किसका होगा, आई का, इंटू आई कैप, और एक इसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट भी आएगा। कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में एक एक्स एक्सिस से और दूसरा वाई एक्सिस से बनता है ना, देखो आप, ये देखो, तो इसमें एक्स एक्सिस वाला आई कैप आया था और वाई एक्सिस वाला जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप तो 0 ही हो जाता है। तो वही चीज तो यहां पे हो रही है। तो एक में इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लूंगा और एक वाई एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का ए बी और एंगल क्या है 60, तो ए बी कॉस 60 इंटू डायरेक्शन इस तरफ आई कैप। अब ये वाला कंपोनेंट लेना है मुझे, तो उधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 30, ये एंगल 30 है ना, और इधर इधर यूनिट वेक्टर क्या है इसके पैरेलल, जे कैप, तो इंटू जे कैप। आया समझ में? इसको इधर नीचे सॉल्व कर ले, यहां पे इनको सॉल्व करें हम, तो ए बी वैक्टर इक्वल टू, ए बी की लेंथ कितनी है 3 cos 60 1/2 इंटू आई कैप, 3 cos 30 √3/2 इंटू जे कैप। तो ए बी वैक्टर कितना आ गया, 3/2 आई कैप 3√3/2 जे कैप। अब ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये कैसे है क्लॉकवाइज, और ओ बी कैसे आ रहा है, तो ओ बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, और ओ बी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है कि नहीं है, वो फाइंड करना है। तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू यहां पे कितनी दिख रही है, -4i कैप, और ए बी वेक्टर की 3/2i कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, तो -8i कैप प्लस 3i कैप/2 प्लस 3√3/2 जे कैप, कितना आ जाएगा ये, -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया है, ओ बी वेक्टर, जो उसके इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर से जहां पर उसने फाइनल स्टॉप किया है वहां तक का। आ गया समझ में? चैप्टर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, देन
इज इट ट्रू दैट मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी? देखिए, ए वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये गिवन है. देन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर इज ट्रू और नॉट, ये हमको चेक करना है. ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इन वेक्टर्स को एक ट्राइंगल की साइड के अलोंग लेट कर लेते हैं. ठीक है, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर represents the sides of a triangle. ठीक है, देन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कराएंगे ना. तो कैसे लेते हैं ट्राइंगल की साइड, पता है क्या तुमको? नहीं, कहीं भी नहीं लेते हैं. वर्टेक्स ए के सामने ए वेक्टर रखा जाता है, बी के सामने बी वेक्टर और सी के सामने सी वेक्टर. तो ए वेक्टर इक्वल बी प्लस सी लेना है ना, तो बी वेक्टर ऐसे आ जाएगा और सी वेक्टर ऐसे आ जाएगा. इनके डायरेक्शन कैसे रखे मैंने, सेम रखे. इसका अपोजिट है और इन दोनों के सेम. सी के सामने सी वेक्टर, बी के सामने बी वेक्टर. और ये इस तरह से लिए हैं कि ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं. देख लो, ये है एंटी क्लॉकवाइज ए वेक्टर और ये दोनों क्लॉकवाइज. तो ये कंडीशन इसमें पूरी हो रही है कि नहीं. तो इन ट्राइंगल एबीसी ए वेक्टर इक्वल टू, यहां पे क्या हो रहा है, बी वेक्टर प्लस, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. अब हमें ये चेक करना है कि मॉड्यूलस के लिए ये ट्रू होगा या नहीं होगा. तो एक ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री में. इन ज्योमेट्री एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, तुम्हें याद हो तो शायद, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. मैं लिख देता हूं, सम ऑफ any two sides of a triangle is greater than third side. तो इससे क्या कंडीशन बन के आएगी बताओ. जैसे सम ऑफ टू साइड मैंने ले लिया, ये दोनों साइड ले ली, बी ए प्लस ए सी. तो इनका जो सम होगा ना, वो ग्रेटर देन होगा किससे, बी सी से. और ये लेंथ है, तो बी ए की लेंथ जो होगी ना, वो मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर नहीं होगी. ट्राइंगल की जो लेंथ ऑफ साइड होती है वो उस साइड के वेक्टर का मॉड्यूलस नहीं होता है. हम लोगों ने अभी वो ट्राइंगल प्रूफ किए थे, उसमें राइट एंगल प्रूफ करना था पाइथागोरस, तो वहां पर हमने मॉड्यूलस से ही तो निकाली थी लेंथ. तो ये लेंथ है, ये इसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ऐसे AC को क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर. और ग्रेटर देन BC को क्या लिख सकते हैं. अब इसको रिवर्स करके लिख लें तो यहां पे क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए, इसको इधर लेंगे, इनइक्वालिटी भी रिवर्स होगी, लेस देन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ. तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, इज इट ट्रू और नॉट. देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ C vector is
नॉट ट्रू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ गया समझ में? पहले जो वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल की साइड ले ली, और ट्रायंगल की साइड के बाद उनकी लेंथ में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन लिया और उनकी वैल्यू रख दी वेक्टर के फॉर्म में, मॉड्यूलस। तो कंडीशन जो आई है वो गिवन कंडीशन से मैच नहीं कर रही थी, तो गिवन कंडीशन फिर नॉट ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो देखिए, इफ एक्स ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप is a unit vector, then by the property of unit vector its modulus will be 1। तो इसका मैंने मॉड्यूलस ले लिया, 1 कर दिया। अब मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई एक्स जे एक्स के इक्वल टू 1। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के। तो ये अंडर रूट में क्या आ गया, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर लें, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/3। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड 5 वाला चाहिए ना, एक क्वेश्चन था जिसमें मैग्नीट्यूड 8 वाला चाहिए था, तो 8 वाले मैग्नीट्यूड के लिए उसमें यूनिट वेक्टर का इंटू किया था, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और 1 इंटू 8 करोगे तो 8 आएगा। तो ऐसे ही अगर मैग्नीट्यूड 5 वाला चाहिए तो हम ये जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। तो क्या मिलेगा हमको, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? तो उसके लिए पहले हमको इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आता है ये जानते हो क्या तुम लोग, कैसे आता है? 2 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर लेना है ना, तो उनका सम कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो अभी मैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहा हूं पहले। लेट कर लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, वैल्यू रख दी 2i प्लस 3j माइनस के प्लस i माइनस 2j प्लस के। तो ये आ गया 3i प्लस j के, तो कैंसिल हो गया। आर वेक्टर आ गया, इसका मॉड्यूलस निकालें अंडर रूट में i और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना आ गया, √10। अब लिखते हैं ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, a vector of magnitude 5 parallel to
पैरेलल टू द आर वेक्टर इक्वल टू, इन्होंने पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर लिखा था और मैंने रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिया है, आर वेक्टर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होगा, 5 इंटू आर कैप, तो 5 इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू आर वेक्टर की वैल्यू 3i प्लस जे अपॉन में मॉड्यूलस √10। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर ले, √10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 5√10 तो आगे ले लिया, 3i प्लस जे और √10 का इंटू √10 से हो गया तो 10, 5 से कैंसिल हो गया 2, इसका मल्टीप्लाई कर ले 3√10i √10j अपॉन 2 डिवाइड कर लो 3√10 अपॉन 2 i कैप √10 अपॉन 2 j कैप। ये किसकी वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू है, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, कोई डाउट है कहीं? देखिए, the value of 3 vector a vector b vector and c vector are given, then find a unit vector parallel to the vector 2a vector minus b vector plus 3c vector। तो जैसे कोई भी वेक्टर आपको दे रहे हैं और उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो पहले वो वाला वेक्टर निकालना पड़ेगा जिसके पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो गिवन वैल्यूज को नोट कर लेते हैं, ए वेक्टर i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 3k और सी वेक्टर i माइनस 2j प्लस k। अब इसमें जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना वो 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के लिए कैसा है, यूनिट पैरेलल वेक्टर। तो पहले हम ये वाले वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे यहां पर। तो 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में वैल्यू रख देंगे हम लोग। 2 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू माइनस बी वेक्टर की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और प्लस 3 इंटू सी वेक्टर की वैल्यू। अब सॉल्व कर लें इसको, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। 2i कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है 3i कैप 2 और जे 3j में से माइनस 6 करो माइनस 3j और ये 3k कैप भी कैंसिल होके यहां पर क्या बच रहा है 2k कैप। तो ये वो वेक्टर आ गया है जिसके यूनिट पैरेलल वेक्टर हमको निकालना है। अब यूनिट पैरेलल वेक्टर तुम जानते ही हो, जैसे ये वेक्टर है ये वाला, तो इसके यूनिट पैरेलल वेक्टर इसी के डायरेक्शन में होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। एक होता है टू वेक्टर के लिए
परपेंडिकुलर वेक्टर, तो वो क्रॉस से आता है, और जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। तो ये वेक्टर तो हम निकाल चुके, अब इसका मैं मॉड्यूलस ले लेता हूं। तो 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मॉड्यूलस का अंडर रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट, 9 प्लस 4 अंडर रूट में 22। अब मैं यहां पर लिख दूंगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन में इट्स मॉड्यूलस। तो इक्वल टू वैल्यू क्या है वेक्टर की 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इसके मॉड्यूलस की वैल्यू अंडर रूट, इससे डिवाइड कर देंगे 3 अपॉन अंडर रूट 22, आई कैप 3 अपॉन अंडर रूट 22, जे कैप और 2 अपॉन अंडर रूट 22 के। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व। आ गया क्या समझ में? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। अगर कोलिनियर करना भूल गए हैं, ऑलरेडी 2 टाइम्स करा चुका हूं, थर्ड टाइम मैं फिर से करने वाला हूं, तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर अगर करना है वो भी वेक्टर का यूज करके, तो मैंने ये बताया था कि इनसे हम लोग पोजीशन वेक्टर बना लेंगे, ओ ए, ओ बी और ओ सी। कोई भी 2 वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ए बी, बी सी और सी ए में से कोई भी 2। और अगर 1 वेक्टर टर्म्स ऑफ अनदर आ गया, यानी एक वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू दूसरा वेक्टर आ गया, तो वो वेक्टर होंगे पैरेलल। और अगर ए बी, बी सी या बी सी, सी ए कोई भी पैरेलल होते हैं तो उनमें एक पॉइंट तो कॉमन हो गई। तो 2 पैरेलल वेक्टर का अगर एक पॉइंट कॉमन है तो वो पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं। तो पहले हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बना लेते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए वेक्टर से। क्या बन जाएगा? आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ बी वेक्टर 5i प्लस 0j माइनस 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ओ सी वेक्टर 11i प्लस 3j प्लस 7। अब इसमें हम 2 वेक्टर, कोई भी यानी 2 वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ए बी वेक्टर फाइंड कर रहा हूं। क्या फॉर्मूला होगा इसको सॉल्व करने के लिए? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर की वैल्यू होगी 5i प्लस 0j माइनस 2 माइनस ओ ए वेक्टर माइनस आई प्लस 2j प्लस 8k। 5i माइनस आई 4i, 0j हटाया तो प्लस 2j और प्लस 6k। ए बी वेक्टर आ गया ये। अब
अनदर वेक्टर कौन सा, BC वेक्टर। तो BC वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC वेक्टर 11i 3j प्लस 7k माइनस OB वेक्टर माइनस 5i माइनस 0j प्लस 2। 11 माइनस 5 6i का 3j 0j हटा दिया 7k प्लस 2k 9k के। यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k। इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 2i प्लस j प्लस 3k। क्या ए बी वेक्टर की वैल्यू यहां पे दिख रही है, नहीं दिख रही, ये वैल्यू आ रही है ना, बस क्या नहीं आ रहा 2 नहीं आ रहा, तो 2 ले आते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब तो इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 3/2 ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। और ये लेफ्ट में क्या चल रहा है, तो BC वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर की फॉर्म नहीं आ गया ये, देयरफॉर ए बी वेक्टर एंड BC वेक्टर आर पैरेलल। And both have a common point hence points A B C are कोलिनियर। समझ में आया क्या, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 1 समझ में आ गया। ये मैं पहले भी कर चुका हूं इसको, जिसमें हमें 3 पॉइंट कोलिनियर करना था, सेम मेथड है, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, सेकंड पार्ट के लिए ये हमने बी ले लिया, ए और सी ले ली, और ये हमने लेट कर लिया है कि बी डिवाइड्स ए सी इन लैम्डा रेशियो 1 इंटरनली। क्या है कि जब भी रेशियो पूछा जाता है ना, रेशियो, तो वो रेशियो वैसे m1 m2 होता है, mn भी होता है, पर उसमें 2 अननोन क्वांटिटी होती है। तो वो 2 अननोन क्वांटिटी ना निकालकर हम लोग लैम्डा से सॉल्व कर लेते हैं, और लैम्डा के साथ दूसरा रेशियो क्या ले लेते हैं 1। इसमें कोऑर्डिनेट क्या क्या है 1 -2 -8, और बी के क्या है 5 0 -2, और सी के हैं 11 3 7। इनके ना पोजीशन वेक्टर भी दिखाने पड़ेंगे हमको, तो इसका पोजीशन वेक्टर दिखा देते हैं पहले। ये हमने ओरिजिन ले लिया, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लेंगे और फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इंटरनली डिवीजन का। और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू चाहिए हमको, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही क्या है, रेशियो है। वो कौन सा रेशियो है जिसमें बी डिवाइड कर रहा है किसको, ए सी को। ठीक है,
ये इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला बनाने के लिए ले लिया है हमने, और बी डिवाइड कर रहा है लैम्डा रेशियो 1 में, तो लिख देंगे लेट बी डिवाइड्स AC in lambda ratio 1 इंटरनली। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। OB वेक्टर इक्वल टू, क्रॉस हो जाता है ना, लैम्डा इंटू OC वेक्टर प्लस 1 इंटू OA वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1। वैल्यू रख देंगे सबकी, 5i प्लस 0j माइनस 2k, लैम्डा इंटू OC वेक्टर 11i प्लस 3j प्लस 7k, और OA वेक्टर की वैल्यू i माइनस 2j माइनस 3k, 8 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये इधर आ गया 5i प्लस 0j माइनस 2k इंटू लैम्डा प्लस 1, और इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो 11 लैम्डा i 3 लैम्डा j 7 लैम्डा k प्लस i माइनस 2j माइनस 8k। ये ना पूरा लैम्डा प्लस 1 अंदर जा रहा है एक साथ, तो लैम्डा प्लस 1 5 में जाएगा, 5 लैम्डा प्लस 1 इंटू आई कैप 0 में जाएगा, 2 में जाएगा, इसमें इन दोनों आई कैप से कॉमन ले सकते हो क्या, या एक साथ लिख के कॉमन लो। जैसे इन दोनों से आई कैप कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 11 लैम्डा, और ये जे कैप कॉमन ले लिया 3 लैम्डा, और इससे जे कैप गया, और के कैप कॉमन ले लिया तो 7 लैम्डा माइनस 8। अब इसमें कोफिशिएंट कंपेयर करवा दे, किसी के भी करवा दो, कंपेयरिंग बोथ साइड, द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 5 लैम्डा प्लस 1, और इधर क्या है 11 लैम्डा प्लस 1, तो 5 लैम्डा प्लस 5, इसको LHS में ले लें, 5 लैम्डा माइनस और 1 माइनस 5, तो कितना हुआ माइनस इक्वल टू माइनस 3। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4/6, अपॉन में 1 लिख लें, तो इसको रेशियो में क्या कह सकते हैं, लैम्डा रेशियो 1 इक्वल टू 2 रेशियो, और कौन सा डिवीजन है ये इंटरनली। अब एक बात और सुन लो, हमें पता तो था नहीं इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली भी हो सकता था। अगर एक्सटर्नली होता और हम प्रायोरिटी इंटरनली कोई देते, हम इंटरनली लेते हैं, कुछ भी हो, रेशियो निकालना हो, हमें पता नहीं है, हम इंटरनली लेंगे, और इंटरनली से इंटरनली हुआ तो लैम्डा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर इंटरनली से एक्सटर्नली हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ एक्सटर्नली, और हमने क्या लिया इंटरनली, तो ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे माइनस आएगी। फिर वो माइनस हम हटा के और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नहीं काटना है पूरा, काटो, ऐसा कुछ नहीं करना है, वो नेगेटिव साइन हटा दो और इंटरनली का क्या कर दो, उसको नेगेटिव साइन, ये शो करता है कि आपने उल्टा लेट कर लिया, ठीक है, इंटरनली लेट कर लिया है और उसमें क्या था एक्सटर्नली।
यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये मैंने किसके कोफिशिएंट कंपेयर कराए? आई के। अगर जे के कराते तो भी यही वैल्यू आती और जल्दी आ जाती। यहां से भी सेम रेशियो आ रहा है। ऐसे ही सेम रेशियो किससे मिलेगा? इससे 2 से निकालने से कंफर्म हो जाता है हमारा आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, यही इसका आंसर। समझ आ गया सभी को? देखो नेक्स्ट, the two adjacent sides of a parallelogram are given. Find the unit vector parallel to its diagonal and also find its area. जरा क्वेश्चन को देख लें। एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है। हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है, कोई नाम रखते हैं इसका, ए बी सी डी। ये दोनों एडजेसेंट साइड के वेक्टर हैं, तो मैं ए बी और बी सी के वेक्टर रिप्रेजेंट कर लेता हूं ए वेक्टर से और बी वेक्टर। ये एडजेसेंट साइड के वेक्टर ले लिए। अच्छा, डायगोनल की भी बात हो रही है, तो एक डायगोनल हो जाएगा ए सी और एक डायगोनल हो जाएगा बी डी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो इनके डायरेक्शन हम सेम रखेंगे अपोजिट साइड के। जो ए बी का है वही डी सी का होगा, और क्योंकि इक्वल वेक्टर है तो ये ए वेक्टर। ऐसे बी सी और ए डी पैरेलल और इक्वल, तो ये बी वेक्टर। ठीक है, अब डायगोनल जो है ना दोनों, क्या करना है, उसके यूनिट पैरेलल वेक्टर निकालना है डायगोनल के। तो डायगोनल का जो डायरेक्शन है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख लो, ए टू सी और बी टू डी। ठीक है, अब हमने क्या क्या लेट कर लिया है? लेट ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 2i माइनस 4j प्लस 5 के। और इसके एडजेसेंट साइड बी सी है, तो दूसरा पेयर कौन सा है? बी सी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। और इसकी वैल्यू हमने क्या ले ली है, वो गिवन है हमको, i माइनस 2j माइनस 3 के। अब हमें सबसे पहले डायगोनल निकालना है, क्योंकि यहां पे यूनिट पैरेलल वेक्टर लिखा है। तो डायगोनल का यूनिट पैरेलल वेक्टर क्या होगा? डायगोनल अपॉन उसका मॉड्यूलस। तो डायगोनल एसी कैसे आएगा? ट्राइंगल लॉ से आएगा, बिल्कुल सही। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा बताओ? ए सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सेम डायरेक्शन वाले ऐड नहीं हो जाएंगे? दोनों वेक्टर को मैं सम कर रहा हूं, 2i माइनस 4j प्लस 5 के प्लस बी वेक्टर i माइनस 2j माइनस 3 के। कितना हो गया? 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2 के कैप। एसी वेक्टर आ गया है, डायगोनल वेक्टर आ गया। अब इसका मॉड्यूलस ले लें अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा, मॉड्यूलस आ जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 36 प्लस 4, रूट 49 का अंडर रूट क्या आ गया? 7 आ गया मॉड्यूलस। अब हमें चाहिए यूनिट
वेक्टर पैरेलल टू AC वेक्टर, डायगोनल के पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू AC वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? AC वेक्टर अपॉन में इसका मॉड्यूलस। तो AC वेक्टर की वैल्यू 3i माइनस 6j प्लस 2k अपॉन 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। एक आंसर आ गया। अब सेकंड वाला डायगोनल देखो कौन सा है? BD, वो तुम निकालोगे बिल्कुल ऐसे। कैसे निकालोगे थोड़ा सा बता देता हूं। इन ट्राइंगल BDC बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा? BD वेक्टर प्लस A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर। सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो गए, तो यहां से BD वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। कैलकुलेट कर लोगे? फिर इसका क्या लेना है? मॉड्यूलस। और फिर इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? BD वेक्टर अपॉन इट्स। कर लोगे? ये तो वेक्टर वाला काम हो गया। अभी क्या करना है? इसका एरिया भी निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? मॉड्यूलस में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और यहां पर A वेक्टर और B वेक्टर क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड के वेक्टर। तो क्या यहां पे एडजेसेंट साइड के वेक्टर है? बिल्कुल है। तो एडजेसेंट साइड के वेक्टर हैं, तो फिर हमें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है घर पे? A वेक्टर क्रॉस सॉल्व कर लेते हो क्या? कैसे आता है? डिटर्मिनेंट से ये आ जाएगा, और फिर क्या कर लेना है? इसका मॉड्यूलस ले लोगे अंडर रूट में I J और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला लगाना है यहां पे। कौन सा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू मॉड्यूलस में A वेक्टर क्रॉस, जो भी यहां से वैल्यू आए वो रख देना। बताएं कर पाएंगे क्या? कोई 10 तक हो गए? 10 हो गया था ना? देखिए एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लो सभी स्टूडेंट्स। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3। एक वेक्टर है कोई, और वो OX, OY और OZ के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो यहां पर OX, OY, OZ तुम तो जानते ही हो, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। एक वेक्टर ले लिया मैंने, कोई भी इसका नाम रख देंगे R वेक्टर। ये इंटरसेक्शन पॉइंट इनका ओरिजिन है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। अब ये OP वेक्टर है R वेक्टर, और ये इक्वली इंक्लाइंड है विथ OX, OY एंड OZ। तो मैं इसका OX से एंगल ले लेता हूं अल्फा, OY से बीटा और OZ से गामा। अच्छा, X एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर I कैप होता है, Y एक्सिस के अलोंग, और Z एक्सिस के अलोंग K कैप। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सूटेबल डायग्राम हो गया। समझ आ गया डायग्राम सभी को? अगर ये एंगल अल्फा बीटा गामा है, तो क्वेश्चन में तो लिखा है इक्वली इंक्लाइंड, और इक्वली इंक्लाइंड मींस दैट एंगल्स आर इक्वल। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो जाएगा। तो मैं शुरुआत ऐसे कर लेता हूं। लेट R वेक्टर मेक्स
alpha beta and gamma angles with OX, OY and OZ, then alpha इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा इक्वल हो जाएंगे अगर इक्वल एंगल है। और अगर एंगल अल्फा बीटा गामा है तो निकालना क्या है हमको, डीसीएस निकालना है ना। तो डीसीएस क्या होंगे ये तो बता दो। अल्फा बीटा गामा एंगल होते हैं तो डीसीएस ऑफ आर वेक्टर विल बी, हाँ बताएं। If any vector makes alpha beta gamma angle with the coordinate axis, then direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma, cos alpha, cos beta and cos gamma, ये DCS हो जाएंगे। अगर ये DCS है तो एक प्रॉपर्टी बताइए DCS की, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ DCS इज 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब इसमें अल्फा बीटा और गामा इक्वल है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को भी अल्फा रख देंगे और गामा को भी अल्फा रख देंगे, तो ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3, स्क्वायर हटा के इसका रूट ले लेते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 1/3, 1 रूट से बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/रूट। देन कॉस बीटा क्या होगा, अगर कॉस अल्फा ये है तो कॉस बीटा क्या होगा, प्लस माइनस 1। और कॉस गामा क्या हो जाएगा। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू क्या होंगे, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1। यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन पहले भी कि अगर कोई भी वेक्टर इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन डीसीएस ऑफ वेक्टर विल बी दिस। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, नहीं है। अब देखें, the values of 3 vector a vector b vector and c vector are given. Find a vector d vector which is perpendicular to both a vector and b vector and c vector dot d vector equal to 15। यहां पे थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे। अगर हम कभी भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं 2 वेक्टर यहां ड्रॉ कर लूं इस पेज पे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन में दोनों वेक्टर हैं तो तुम्हें मैंने बताया होगा एक एन कैप होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is always perpendicular to a vector and b vector। इसमें मैं कहीं भी वेक्टर लूंगा ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ये परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है ना वो a क्रॉस b का होता है। अगर कहीं 2 वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर एक ही प्लेन में है तो अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का डायरेक्शन दिखाया जाएगा तो वो उस प्लेन के या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, ये बात पहले भी बताइए। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो आता है ना वेक्टर
वो दोनों वेक्टर के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब जरा ये वाली लाइन नोटिस करना, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर वो हमसे एक ऐसा वेक्टर पूछ रहे हैं कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर पर क्या है, तो हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर देना चाहिए। अगर हम ए और बी का क्रॉस करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और है कि वो परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी तो वो वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के हिसाब से निकलेगा, पर वेक्टर तो कहीं भी हो सकता है, लेंथ कितनी भी हो सकती है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा अपनी तरफ से, तो हम लैम्डा ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब मैं वेक्टर क्या बनाऊंगा वो तुम यहां पर देखो। पहले तो ये वैल्यू लिख ली, ये गिवन वैल्यू है ए वेक्टर की, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। बी वेक्टर 3 कैप माइनस 2 कैप प्लस 7 कैप। और सी वेक्टर 2 कैप माइनस जे कैप प्लस 4 कैप। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ए वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector is equal to lambda मल्टीप्लाई में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, और प्लस माइनस भी आएगा इसमें, डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी, तो यहाँ पे प्लस माइनस लैम्डा। तो प्लस माइनस लैम्डा तो अपनी जगह रहने दिया। अच्छा, इन्होंने कहा है डी वेक्टर है वो, है ना, तो अगर वो डी वेक्टर से इंडिकेट करवा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए फिर यहाँ पे, विच इज परपेंडिकुलर, तो डी वेक्टर इक्वल टू नहीं हो जाएगा प्लस माइनस लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस, उन्होंने डी से डिनोट किया है, तो डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा। और ए क्रॉस बी तो डिटर्मिनेंट से नहीं आता क्या, आई कैप जे कैप के कैप, कोफिशिएंट 1 4 2 एंड 3 माइनस 2 7, एक्सपेंड कर ले बाय R1, तो प्लस माइनस लैम्डा R1 में आएगा I 28 प्लस 4 माइनस जे 7 माइनस 6 प्लस के माइनस 2 माइनस 12। तो ये आ गया 32 आई कैप, 1 इंटू जे माइनस जे कैप और माइनस 14 के कैप। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई है, डी वेक्टर। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, एक कंडीशन और है ना, अभी लैम्डा अननोन है। देखो हमें क्या निकालना था, क्या निकालना है हमें, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर, और ये वैल्यू आ गई है डी वेक्टर की। तो अब इसमें अननोन क्वांटिटी क्या है, लैम्डा। लैम्डा कैसे आएगा, तुम देखते नहीं हो, सामने कंडीशन लिखी है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर की वैल्यू क्या है 50, ये गिवन है। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या रख देंगे, 2i माइनस जे प्लस 4k कैप, और ये ब्रैकेट में प्लस माइनस लैम्डा 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप इक्वल टू 15। ये प्लस माइनस लैम्डा तो आगे हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट आई का आई से नहीं होता है,
हाँ, तो आई का आई से होगा तो क्या आएगा 64 आई डॉट आई, जे का जे से प्लस जे डॉट जे, के का के से माइनस 56 के कैप डॉट के कैप। आ रहा है समझ में? तो प्लस माइनस लेमडा 64 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 56 इंटू 1 इक्वल टू 15। कितना हो गया ये प्लस माइनस लेमडा, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 9। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस इधर लगा दें और 9 को अपॉन, लेमडा की वैल्यू आ गई। अब ये लेमडा की वैल्यू कहाँ रख देंगे, वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन इन डी वेक्टर। तो डी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस लेमडा की वैल्यू 5/3 और 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। 5/3 का इंटू भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी कंप्लीट है। ठीक, कर लो नोट पिछला वाला। जैसे यहां पर ये फाइंड अ डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर हम कोई भी टू वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब इन दोनों के लिए जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, ये इस तरह से होगा, और ये परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन है ना वो ए क्रॉस बी से आएगा। तो इसलिए डी वेक्टर की वैल्यू इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इन्होंने कहा डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो अगर दोनों वेक्टर कोई भी टू वेक्टर हैं और उन दोनों के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनके हिसाब से होगा, पर मैग्नीट्यूड यहां पे कोई और भी हो सकती है वैल्यू। ये पक्की बात है क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा, पर उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। तो हमने मल्टीप्लाई में क्या लिया, एक कांस्टेंट लैम्डा, और ये लैम्डा उसके मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर देगा। अब यहां पे जो मैग्नीट्यूड है ना वो इस तरह से होना चाहिए कि सी वेक्टर का डी वेक्टर के साथ डॉट क्या है 15। तो इसलिए हमने डी वेक्टर की वैल्यू ले ली लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं यहां पे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो आप 1 फिक्स कैसे ले सकते हो। तो अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में कोफिशिएंट, ये आई जे के कोफिशिएंट हो जाएंगे 1 4 2। इसको एक्सपेंड कर लेंगे बाय R1। तो डी वेक्टर की वैल्यू हो गई लैम्डा
आई 28 प्लस 4 माइनस जे 7 माइनस 6 प्लस के माइनस 2 माइनस 12। इसको सॉल्व करके डी वेक्टर की वैल्यू आएगी 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ये डी वेक्टर आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर की वैल्यू क्या है 50। इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2i माइनस जे प्लस 4 के और डी वेक्टर की वैल्यू क्या ले लेंगे लैम्डा 32i माइनस जे माइनस 14 इक्वल टू में 15। लैम्डा आगे रख लेते हैं आई का डॉट आई से होगा 64 आई डॉट आई जे का जे से होगा प्लस जे डॉट जे और के का के से होगा तो 56 इनकी वैल्यू रख देंगे 64 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 56 इंटू 1 प्लस 1 और इक्वल टू में 15। ये सॉल्व होके 65 माइनस 56 9 लैम्डा की वैल्यू हो गई 15/9 लैम्डा 5/3 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन डी वेक्टर। तो डी वेक्टर इक्वल टू 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। अब इसमें ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो 120/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप और 70/3 के कैप। ये डी वेक्टर की वैल्यू आ गई विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी डॉट डी इक्वल टू 450 कर। अगला नंबर 13 देखिए 13 क्वेश्चन में द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with a unit vector along the sum of these two vector is equal to 1। क्वेश्चन समझ लो सॉल्यूशन बहुत आसान है। ये दोनों वेक्टर हैं इनका सम करके जो वेक्टर आएगा उसके अलोंग क्या करना है एक यूनिट वेक्टर निकालना है और उस यूनिट वेक्टर का इस वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है ना स्केलर प्रोडक्ट वो कितना है 1। देखो पढ़ के एक बार the scalar product of this vector with a unit vector along the sum of these two vector is 1 then find the value of। बहुत आसान है। ये वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा इन दोनों का सम करके एक और वेक्टर आ जाएगा उसके यूनिट वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1 करवाएंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी लैम्डा की। पहले हम एक काम करें वेक्टर रिप्रेजेंट करवा लें। किससे रिप्रेजेंट करवा लें ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो वैल्यू हो गई आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर की 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और सी वेक्टर की लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। नाउ आर वेक्टर इज इक्वल टू हमने
क्या ले लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नहीं ए और बी क्यों, किस किस का सम होना है, बी और सी का, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम करो, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा आई प्लस आई वाले टर्म में कॉमन ले लेंगे 2 प्लस लैम्डा, समझे ये, इन दोनों में आई कैप कॉमन तो 2 प्लस लैम्डा और 4j प्लस 2j 6j माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k, ये आर वेक्टर आ गया। अब इसका मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट में 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको अंडर रूट में, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, मॉड्यूलस आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बनेगी, ए वेक्टर के साथ इन दोनों से सम से जो वेक्टर आया है इसका यूनिट वेक्टर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर का और सम करके जो वेक्टर आया उसका यूनिट वेक्टर आर कैप की वैल्यू क्या होगी 1। अब आर कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे, आर वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ आर, इसको इधर ले जाएंगे तो ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आर, वैल्यू रख दें ए वेक्टर की आई कैप जे कैप के कैप और आर वेक्टर की 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल टू, और मॉड्यूलस की वैल्यू क्या, अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 44। अब आई कैप का आई कैप से डॉट कर लें तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप डॉट आई कैप 6 जे कैप डॉट जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट के कैप, और ये अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, अब ये 1 हो जाएगा इंटू 1, 6 इंटू 1 2 इंटू, क्या आ गया ये 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये रूट हटाने के लिए हम क्या करें, इसका स्क्वायरिंग कर लेते, स्क्वायरिंग करेंगे तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ये कैंसिल हो गया तो
12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, 44 माइनस 36, 8 लैम्डा इक्वल टू 8। यही पूछा था इसमें, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसके लिए ए वेक्टर का डॉट बी और सी के सम से जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ क्या है 1। क्वेश्चन की ये वाली कंडीशन ही तो मेन है ना। आर कैप क्या है, ए और बी का जो सम करके वेक्टर आया उसका यूनिट वेक्टर, और उसका ए वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट क्या था 1। बस ठीक है, कर लो। इसमें करेक्शन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है चैप्टर 10 की मिसलेनियस का। तो जैसे यहाँ पे समझ लो ना इस बात को, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है। अब शो क्या करना है, ये सी डॉट डी 15 और डी की कहीं कोई बात ही नहीं है। इसमें यहाँ पे ये होगा शो दैट द वेक्टर, ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर is equally inclined to a vector b vector and c vector। ठीक है, ये है क्वेश्चन 14। आ गया समझ में क्वेश्चन? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख ले। पहले हम लोग क्वेश्चन में जो कंडीशन है ना वो लिख लेते हैं। कंडीशन हमारे पास दो हैं। पहली कंडीशन ये है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। पहली कंडीशन तो ये हो गई, समझ में आ गई। इसको चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब आगे एक और कंडीशन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर have equal magnitudes, then modulus of a vector equal to modulus of b vector equal to modulus of c vector। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन 1 आ गई। इक्वल मैग्नीट्यूड है तो सेकंड कंडीशन आ गई। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 से डिनोट कर दिया। अब जिस वेक्टर को एंगल निकालना है ना उसका इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है, एंगल निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को तीनों वेक्टर ए वेक्टर से बी वेक्टर से और सी वेक्टर से क्या प्रूव करना है, इक्वली इंक्लाइंड। तो अगर हम तीनों के साथ इसके एंगल निकालें और वो एंगल क्या हो जाए इक्वल, तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब यहां पर लेट कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक्स θ1 θ2 and θ3 angles with a vector b vector and c vector। then तो ये तीनों वेक्टर है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों से a प्लस बी प्लस सी जो है वेक्टर उसने एंगल बना लिए θ1 θ2 θ3।
तो अब मैं पहला वाला फॉर्मूला बना रहा हूं cos थीटा वन। cos थीटा वन बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का किससे, ए वेक्टर से। तो cos थीटा का पहले फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला होता है, बिटवीन एनी टू वेक्टर cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का डॉट अपॉन में उन दोनों का मॉड्यूलस। तो cos थीटा वन का फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन में इनका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर स्क्वायर बी डॉट ए सी डॉट ए, डिनोमिनेटर ऐसे रहेगी। फर्स्ट इक्वेशन से इन दोनों की वैल्यू क्या रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये बी डॉट ए सी डॉट ए जीरो नहीं हो जाएगा, और स्क्वायर में इसको मॉड्यूलस लगा लेंगे, ये जीरो ये जीरो, जीरो हटा दिया, मॉड्यूलस ए स्क्वायर मॉड्यूलस में ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड्यूलस ए वेक्टर। इस मॉड्यूलस से ये पावर कैंसिल, ये जीरो रखा है, ये हमने कहां से रखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और अब cos थीटा वन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए को सेकंड इक्वेशन से, अच्छा इसको यही रहने दें तो ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस cos थीटा वन आ गया। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, cos थीटा टू। तो cos थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा टू का फॉर्मूला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। अब इस v वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट करवा दो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में, तो ये ऐसे ही चलना है। अब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, स्क्वायर में मॉड्यूलस लगा लेंगे और ये भी जीरो। ये आ गया मॉड्यूलस में बी वेक्टर स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस मॉड्यूलस बी से ये पावर कैंसिल, और ये सेकंड इक्वेशन से मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर को मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर नहीं लिख सकते क्या, तो ये एंगल भी इक्वल हो गया ना, सिंस मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, इससे ये समझ में आ जाएगा ना बी की जगह ए कैसे आया। ठीक है, ये थीटा टू आ गया। अब थीटा थ्री कैसे निकलेगा, निकाल देंगे क्या cos थीटा थ्री, फॉर्मूला क्या रहेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन में दोनों का। तो सॉल्व करके ये वैल्यू भी क्या आने वाली है, यही वैल्यू आएगी, तो तुम लिख देना cos थीटा वन इक्वल cos थीटा टू इक्वल टू, तो उससे थीटा वन इक्वल थीटा टू इक्वल थीटा थ्री। देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी मेक्स इक्वल एंगल विथ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी। ठीक है, आ गया समझ में।
कोई डाउट कहीं है क्या किसी को? नोट कर लें, रीड कर लें, प्ले कर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस, अच्छा सॉरी ये सेम है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ये इफ एंड ओनली इफ लिखा होता है ना, तो इसका मतलब है कंडीशन को दोनों साइड से प्रूव करना है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, दोनों तरफ से स्टेटमेंट प्रूव करना है। और अगर ऐसे लिखा होता है ओनली इफ, तो वो वन साइडेड होता है। ओनली इफ का मतलब है कि जैसे ये इक्विवेलेंट का साइन है, ऐसे ओनली इफ, और इफ एंड ओनली इफ लिखा है तो ये इक्विवेलेंट साइन हो गया, ठीक है, ये इंप्लाइज दैट है, ये लेफ्ट टू राइट होता है ओनली, ओनली इफ। और अगर ऐसे लिखा है इफ एंड ओनली इफ, तब ये दोनों साइड से प्रूफ करवाया जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब इसको करना कैसे है वो देख लो, कंडीशन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। पहले मैं ये लेफ्ट टू राइट प्रूफ करा रहा हूं, और लेफ्ट टू राइट के लिए यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये प्रूफ करना है और ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो टू प्रूव में तो हम लिख लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। गिवन कंडीशन क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन इनका स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो गया। अब इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं वेक्टर में, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी, और स्क्वायर में मॉड्यूलस लगा लें। अब स्क्वायर में मॉड्यूलस लगा लें इसको, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ, और ये ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया, 0। ए डॉट बी 0 पता है, परपेंडिकुलर की ये कंडीशन है ना, यहाँ पे ये दोनों नल वेक्टर नहीं है, तो नल वेक्टर नहीं है तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है यहाँ पे, कौन सी, एक ही कंडीशन बचती है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ए डॉट बी 0 में ये दोनों भी हो सकते हैं ना, ए डॉट बी 0 तब होता है ए ओ वेक्टर हो जाए, बी ओ वेक्टर हो जाए, या दोनों परपेंडिकुलर। तो अब ये दोनों नल वेक्टर तो है नहीं, तो कंडीशन सिर्फ यही बचेगी कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 किससे आया है, परपेंडिकुलर से। तो इसकी वैल्यू रख दी, तभी तो आ रहा है, नल वेक्टर नहीं है और डॉट प्रोडक्ट 0 परपेंडिकुलर के लिए।
तो इसकी वैल्यू 0 रख दी, तो ये क्या बचा फिर, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, यही लाना था राइट हैंड साइड। अब इसके कन्वर्स को देख लो। कन्वर्स में हम क्या प्रूफ करेंगे, कन्वर्स में हम प्रूफ करेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कन्वर्स में प्रूफ करेंगे। और गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ, उसका रिवर्स ले लिया, ये गिवन हो गया। अभी इसको होल स्क्वायर लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। इनको भी स्क्वायर में मॉड्यूलस ले लेते, मॉड्यूलस ए वेक्टर स्क्वायर मॉड्यूलस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0/2 0। अब देखो, सिंस ए क्या है, ओ वेक्टर नहीं है, और बी वो भी ओ वेक्टर नहीं है, देन एक ही कंडीशन बचती है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, क्योंकि तभी तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 के 3 केस होते हैं, ए ओ वेक्टर हो सकता है या बी ओ वेक्टर या दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों नल वेक्टर है नहीं, ये कंडीशन कैंसिल आउट हो गई, तो यही बची है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू। ठीक है, तो ये दोनों साइड से हमने प्रूफ कर दिया, पहले थ्योरम को प्रूफ कर दिया, फिर उसके कन्वर्स को कर दिया। आ गया समझ में, सॉल्व समझ में आ गया। अगला देखें फिर, ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव एक साथ ही कर लेंगे, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑब्जेक्टिव टाइप। If theta is the angle between two vector a vector and b vector, then a dot b, a vector dot b vector greater than equal to 0 only when, तो ये a vector dot b vector greater than equal to 0 गिवन है ना। ठीक है, देखो अब a vector dot b vector greater than equal to 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ और कॉस थीटा। अब ये बताओ ये वैल्यू कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। देखो मॉड्यूलस ऑफ ए हमेशा पॉजिटिव होता है, बी का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड लेंथ पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कॉस थीटा पे। कॉस थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से में नेगेटिव होता है। कॉस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव है और सेकंड में नेगेटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा अगर थीटा की वैल्यू 0 से और π/2 के बीच में। ठीक है, और अगर इसमें इक्वल टू साइन लगाए तो यहां पर भी इनइक्वालिटी में इक्वल टू आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 से π/बी वाला। समझ गए। अब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में,
ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, देखें ऑब्जेक्टिव है, उसी के हिसाब से जल्दी हो जाएगा। अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मॉड्यूलस 1 नहीं होगा। और आगे क्या कह रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मॉड्यूलस 1 हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लिया, फॉर्मूला खोलो, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 1 का स्क्वायर 1। क्या होता है, स्क्वायर में ब्रैकेट लगा सकते हैं ना, तो वो ब्रैकेट में स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, और स्क्वायर में इन दोनों को क्या लगा दिया, मॉड, तो इसका फॉर्मूला हो गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और इन दोनों के मॉड्यूलस की वैल्यू क्या रख दें, ये सॉल्व होके क्या आ गया 2, 2 राइट हैंड साइड में चला गया तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया माइनस, इसका भी फॉर्मूला लगा लेते तो ठीक रहता, मॉड्यूलस ए वेक्टर मॉड्यूलस बी वेक्टर कॉस थीटा, और इनकी वैल्यू भी 1 रख लेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, -1/2 किसकी वैल्यू होती है, 2π/3, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया 2π/3, 120 की वैल्यू होती है ना, -1/2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। आया समझ में, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, आई वेक्टर डॉट जे क्रॉस के, जे वेक्टर डॉट आई क्रॉस के, और के कैप डॉट आई क्रॉस जे। अब बताओ, ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं तो थर्ड वैल्यू आती है पॉजिटिव, और साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होते हैं तो थर्ड वैल्यू आती है नेगेटिव। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, और आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, आई डॉट आई 1, ये माइनस जे डॉट जे 1 के डॉट के। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में होगा, जैसे साइक्लिक ऑर्डर पता है कि नहीं पता है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना, एक्स वाई जेड, तो ये आई जे और के। अब आई क्रॉस जे करोगे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, और के क्रॉस आई तो जे, और यहाँ पे के क्रॉस आई नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो आई क्रॉस के होगा तो क्या आएगा माइनस। अगला क्वेश्चन है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये कंडीशन है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, और मॉड्यूलस ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इनटू, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे और इधर आ जाएगा ये, तो साइन थीटा अपॉन, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो थीटा की वैल्यू 45 है, यानी कि आ गया बी वाला आंसर। आ गया समझ में, हो गए ऑब्जेक्टिव, कोई रह तो नहीं गया, तो ये कंप्लीट हो गया वेक्टर्स। ठीक है।